खैर आप जो है दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों। वीडियो में एक डाटा लाया है, क्या बांग्लादेश चिकन नेक पर भारत का कब्जा हुआ, क्योंकि बांग्लादेशी चिकन नेक पर देखते हैं भाई बांग्लादेश के भी चिकन नेक है। चलो वीडियो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है अपने इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट वाले सम्राट भाई का। लोल बांग्लादेश मीडिया, इंडिया कैप्चर्ड आवर चिकन नेक थ्रू वाटर, इंडियाज न्यू वाटर वॉर। अच्छा जी, एक तो जनाब वाटर वॉर जो चल रही है वो भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही है। ये तो हम सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले पहलगाम पर हमले के बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को जो है वो पॉज कर दिया, और उसका नतीजा अब आपको दिख ही रहा है कि कितनी दिक्कत हो रही है। और सिर्फ पॉज ही नहीं किया है, भारत ने अगले 3 साल का एक्शन प्लान भी बता दिया है। मैंने एक वीडियो इस पर डिटेल बनाया हुआ है डिफेंस डिटेक्टिव पर। एक्शन प्लान यह है कि अगले 3 साल में कनाल्स बनाकर, यानी कि नहरें बनाकर, ये पाकिस्तान जाने वाली तीनों नदियों का पानी इधर जम्मू कश्मीर, राजस्थान और यहाँ तक पहुँचेगा। पंजाब में भी आएगा, जम्मू कश्मीर भी जाएगा और राजस्थान भी जाएगा। 113 किलोमीटर, ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, 113 किलोमीटर लंबी नहर बनेगी और ये काम 3 साल के भीतर पूरा करना है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि क्या हालत होने वाली है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। एक वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा है। वीडियो ये वायरल हो रहा है कि इस्लामाबाद के पास का कोई उनका डैम है वो सूख गया है और कह रहे हैं कि भारत के पानी बंद कर। अब मैं इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन ये वीडियो आपको दिखा देता हूँ। ये अभी का है या पहले का है ये मुझे नहीं पता, बट हाँ कनेक्ट जरूर हो रहा है। सुनिए। खानपुर डैम में पानी की सतह डेड लेवल के करीब पहुंच गई। खानपुर डैम की सतह 1982 फीट से कम होकर 1930 पर पहुंच गई। डैम की सतह में मुसलसल कमी से इस्लामाबाद को पीने के लिए पानी की सप्लाई मुअत्तल होने का खदशा। खानपुर डैम से पानी का अखराज 186 क्यूसेक और आमद 57। तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तान में आने वाला वक्त कितना ज्यादा मुश्किल होने वाला है पानी के लिहाज से। और अब बांग्लादेशी मीडिया कह रही है कि जी इंडिया ने पानी के जरिए उनके चिकन नेक पर कब्जा कर लिया। तो चिकन नेक से याद आया, जो प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं बांग्लादेश के फिलहाल अभी, मोहम्मद यूनुस, ये इनकी तस्वीर लगा देता हूं। इनको तो आप पहचानते ही होंगे ना। ये आदमी कितना अंदर से शैतान है कि इसको बांग्लादेश के लोग भी समझ नहीं पा रहे। और बांग्लादेश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो इसके समर्थक नहीं है, ये बंदा आपकी पूरी कंट्री को बर्बाद करने वाला है। आपकी पूरी कंट्री अमेरिका के हाथों में देने वाला है, मेरी बात याद रखिएगा। तो इसने जाकर चाइना में कहा था, ये लालची लोग हैं ना, चाइना से भी ले लो, अमेरिका से भी ले लो। इसने जाकर चाइना में कहा था कि जी हम तो भारत के जो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर, हम उसके ये हैं वो हैं, और चिकन नेक जो है वो भारी प्रॉब्लम है भारत के लिए, ऐसा है वैसा है। आप लोगों को ये बयान याद है ना, ये वाला, ये देखिए, जिसके बाद बड़ा बवाल हुआ था। यूनिस रिमार्क ऑन इंडियाज लैंडलॉक नॉर्थ ईस्ट पुट चिकन नेक्स इन फोकस। भूले तो नहीं है ना, ये सब तो याद ही है। देखिए एनडीटीवी खबर थी, डैगर टू चिकन स्नैक, वाई बांग्लादेश लीडर्स रिमार्क्स इनरेज्ड इंडिया, कि बांग्लादेश के लीडर ने जो चिकन नेक पर बयान दिया, क्यों उससे भारत में गुस्सा बढ़ गया। तो जाहिर सी बात है गुस्सा बढ़ेगा नहीं, लेकिन बांग्लादेश को अपना चिकन नेक याद नहीं आता। उसकी भी डिटेल दूंगा अभी, तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं। तो जो देश अच्छे मार्ग पे चलते हैं, जो दूसरों को सताते नहीं हैं, दूसरों को एनेक्स नहीं करते हैं, जब उनको उनकी डिजर्विंग ट्रीटमेंट नहीं मिलती है, जब उनके आस पड़ोस के लोग उनके अच्छाई का, भारत के अच्छाई का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो मदर नेचर भी भारत के पक्ष में आ जाता है और मदर नेचर भी जो है भारत का साथ देने लगता है। हालांकि ऑब्वियसली पाकिस्तानी और बांग्लादेश की आदत है कि इसको भी भारत की साजिश या फिर भारत की षड्यंत्र कहेंगे, लेकिन ऑब्वियसली अगर है तो और भी अच्छी बात है कि भारत जो है पानी को इस तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं, और पानी ही सबसे बड़ा वेपन जो है वो बन जा रहा है इंडिया के लिए। तो आज बांग्लादेश का रोना देख के आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा
चले थे भारत के चिकन नेक पे नज़र डालने और ख़ुद के ही जो है अपने नदियों से अपना चिकन नेक जो है वो खो रहे हैं। और इल्ज़ाम जो है और उनका यही मानना है कि भारत ने ही ये पूरा चीज़ जो है किया है पानी के थ्रू। एनीवेज बांग्लादेश का चिकन नेक तो जा रहा है, तो वही मेन जो हाईलाइट है न्यूज़ का और बांग्लादेश मीडिया का क्या रिपोर्टिंग है, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, मैं मेरे बिजनेस पार्टनर्स के लिए बहुत सारे चैनल्स क्रिएट करके उनको इनकम सोर्स जनरेट करके दे रहा हूं। खास करके एनआरआईज के लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। आपको इंडिया में पैसे भेजने के लिए बहुत सारे कमीशंस एंड चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन अगर आपका इंडिया में एक यूट्यूब चैनल हो तो यू कैन जनरेट इनकम फॉर योर फैमिली एंड यू कैन सेव ऑन दोस टैक्स एंड एडिशनल चार्जेस। अगर आपको भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना है तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे। 2024 के अगस्त महीने की डेवेस्टेटिंग फ्लड में बांग्लादेश के कोस्टल एरिया की एक इंपॉर्टेंट डिफेंसिव स्ट्रक्चर मुच्छापुर क्लोजर रेगुलेटर बहकर नष्ट हो गई। ये रेगुलेटर देश के जियो स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट फेनी नेक के करीब में लोकेटेड था। इस रेगुलेटर के ध्वस्त हो जाने के कारण छोटी फेनी नदी के कैचमेंट एरिया में स्थित नोआखाली और फेनी जिलों का एक विशाल भूभाग अब नदी कटाव के गंभीर खतरे में पड़ गया है। चिंता की बात यह है कि बांग्लादेश के स्ट्रेटेजिकली अत्यंत संवेदनशील फेनी नेक या फेनी एरिया के नैरो पार्ट के ऊपर से 2 नदियां प्रवाहित होती हैं, जिनमें से एक छोटी फेनी नदी पर ही ये रेगुलेटर निर्मित किया गया था। इस क्लोजर रेगुलेटर और इसके साथ बने एम्बैंकमेंट के माध्यम से इस एरिया में नदी कटाव को नियंत्रित किया जाता था, लेकिन भारत से आई प्रचंड बाढ़ की वाटर स्ट्रीम के दबाव में 26 अगस्त 2024 को ये रेगुलेटर टूट गया, जिससे फेनी नेक और उससे सटे नोआखाली के कंपनीगंज क्षेत्र में व्यापक भूमि कटाव शुरू हो गया है। मुच्छापुर क्लोजर रेगुलेटर टूट जाने के बाद हजारों लोग वहां से चले गए। ये रेगुलेटर 2024 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया था। आज 2025 के बारिश से पहले रेगुलेटर ठीक नहीं हो पाया है। अब अगर मुच्छापुर को बारिश से पहले ठीक नहीं किया गया तो और अधिक कटाव होगा। विश्लेषकों का मानना है कि फेनी नोआखाली तट पर स्थित ये स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर मुच्छापुर क्लोजर जल में बह जाने के कारण अब खतरे में है, जिससे बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों की महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी संकट में पड़ गई है। फेनी नदी और छोटी फेनी नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर फेनी और नोआखाली क्षेत्रों से होकर प्रवाहित होती हैं। पिछले अगस्त की बाढ़ का पानी भारत से उतरकर मेनली इन्हीं नदियों के माध्यम से बांग्लादेश के विस्तृत क्षेत्रों को डुबोते हुए फेनी और छोटी फेनी नदी के बेसिन से होकर संदीप चैनल में जा गिरा। इस यात्रा के दौरान बाढ़ का पानी मुच्छापुर क्लोजर को तोड़कर बहा ले गया। ये नदी बेसिन क्षेत्र बांग्लादेश का एक अत्यंत महत्वपूर्ण जियो स्ट्रेटेजिक एरिया है, जिसकी तुलना भारत के चिकन नेक क्षेत्र से की जाती है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि ये क्षेत्र नदी में विलीन हो गया तो कोस्टल सिक्योरिटी पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। अनुसंधान में ये पाया गया है कि 2006 में इस क्लोजर और रिवर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद इस क्षेत्र में नदी कटाव काफी हद तक थम गया था। हम स्क्रीन पर सैटेलाइट टाइम लैप्स के माध्यम से क्लोजर निर्माण से पहले की नदी कटाव की स्थिति देख सकते हैं। इधर इस क्लोजर के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर कई चरणों में मानव श्रृंखला यानी मानव बंध आयोजित की गई है। पिछले कुछ महीनों में मुच्छापुर क्लोजर के आसपास की कोस्टल ग्रीन बेल्ट पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। बरसात निकट होने के कारण इस क्षेत्र के हजारों लोग गहरे भय और चिंता में दिन बिता रहे हैं। पहले इस एरिया के लोगों की जमीन जायदाद। मजे की बात है कि ये भी भारत के खिलाफ प्रचार करके इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। भाई, नदी में जब बारिश होगी तो पानी का स्तर तो बढ़ेगा, पानी का स्तर बढ़ेगा तो पानी का बहाव भी तेज होगा, पानी का फोर्स भी तेज हो जाता है। मैं खुद बिहार का रहने वाला हूं और हम जानते हैं कि नदी जो है वो क्या कर सकती है और क्या करती है। जो बूढ़ी गंडक हमारे यहाँ से होकर जाती है, बहुत भयानक नदी है, बहुत विशाल नदी है। जब उसका बाढ़ आता है, जब उसमें पानी बढ़ता है तो फिर इस छोर से उस छोर का किनारा नजर नहीं आता। तो हम तो ये नहीं कहने जाते कि भाई जहाँ से नदी आ रही है उसने छोड़ा तो जी नेपाल से आ गया, तो जी यहाँ से आ गया, जी वहाँ से आ गया, वो जिम्मेदार है। नहीं, बारिश होगी, नेचुरल चीज़ है। नदी का पानी बढ़ेगा, नेचुरल चीज़ है। फोर्स बढ़ेगा, पानी बढ़ेगा, बाढ़ आएगी। हाँ, उस बाढ़ से निपटने के लिए आपने क्या इंतजाम किए? ये ज़रूर नहीं कि 100% इंतजाम हो जाए। हमारे यहाँ भी बाढ़ से बांध बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं, लेकिन बाढ़ तब भी आ जाती है।
प्रकृति से बड़े आप नहीं हो सकते ना, लेकिन इसमें ये लोग पॉलिटिक्स करेंगे। भारत ने पानी छोड़ दिया होगा, भारत ने बाढ़ दे दी, और भारत ने बाढ़ की वजह से ऐसे हुआ। आप सोचिए, यही करते हैं ये लोग। जमीन जायदाद, आवास और सारी संपत्ति सुरक्षित थी, लेकिन जिस गति से ये नष्ट हो रहा है, उस स्थिति में पॉसिबली आने वाले 1 साल के अंदर मुछापुर पूरी तरह से विलीन हो जाएगा। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলোর মত रिलेटेड सोर्सेज के अनुसार यहाँ नए क्लोजर के निर्माण के लिए सर्वे पहले ही पूरा हो चुका है। हालांकि अब तक कोई सॉलिड और इफेक्टिव स्टेप्स नहीं उठाया गया है। कभी यहाँ हरी भरी नारियल की बगीचाएं थीं। प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा ये स्थान एक फेमस टूरिस्ट सेंटर था। ग्रेटर नोआखाली के विभिन्न हिस्सों से लोग इस शांत नदी तट पर विश्राम और पारिवारिक समय बिताने के लिए आया करते थे, लेकिन आज ये सब कुछ सिर्फ अतीत की याद बनकर रह गया है। नदी कटाव के कारण पर्यटन स्थल तक जाने वाला रोड लगभग विलुप्त हो गया है। नारियल के कतारबद्ध पेड़ एक एक कर नदी की धारा में समा रहे हैं। कोस्टल ग्रीन फॉरेस्ट एरिया पहले ही पूरी तरह नष्ट हो चुका है। अपकमिंग मॉनसून से पहले इसका पुनर्निर्माण यथाशीघ्र किया जाना चाहिए। বাংলাদেশের विश्लेषकों का मानना है कि बांग्लादेश की जियोपॉलिटिकल और कोस्टल सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से मुच्छापुर क्लोजर का पुनर्निर्माण अब समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। स्थानीय निवासियों की पुकार और विशेषज्ञों की सलाह सब कुछ इसी ओर संकेत कर रहा है। अब एक पल की भी देरी किए बिना सॉलिड और इफेक्टिव स्टेप्स उठाना अनिवार्य है। सबसे पहले राजीव कुमार हजारी ने लिखा है कि अपनी चिकन नेक बचाकर अगर दूसरों की चिकन नेक को लेकर ज्यादा उछलकूद करोगे तो चटगांव हाथ से निकल जाएगा। उसके बाद मुस्फिक ने लिखा है कि पहली बात यह है कि पुल पानी की वजह से नहीं टूटा। ओबैदुल कादिर के भाई मिर्जा कादिर ने यहां से बालू निकालने की वजह से पुल बीच से नीचे की ओर धंस गया। उसके बाद जीजेएनएस ने लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह चटगांव। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल ये पॉसिबल है कि अगर जहां पे ये ब्रिज बना हुआ है या जो ये भी वाटर मैनेजमेंट के लिए जो भी बनाया गया था, जो भी स्ट्रक्चर था, अगर आप उसके नीचे की जमीन को खाली करोगे रेत निकालने के लिए, वो करने के लिए, तो प्रॉब्लम तो होगी। अब एक जो फोटो दिखी थी उसमें वो बीच से धंसा हुआ नजर आ रहा है। इट मीन्स कि अगर बाढ़ की वजह से होता तो बह जाते हैं, पुल अक्सर बह जाते हैं। हमने हजारों वीडियोस मैंने देखे होंगे कि जब बाढ़ ज्यादा आती है, जब पानी का फोर्स ज्यादा होता है तो पुल बह जाते हैं। वो यूं धंसते नहीं हैं, बह जाते हैं, टूट के बिखर जाते हैं लहरों के साथ, नदी की पानी के लहरों के साथ, तेज बहाव के साथ। धंसते नहीं है यूं कि यूं पुल है और यूं नहीं हो जाता कि बीच वाला पिलर जो है वो धंस गया। अमूमन ऐसा नहीं देखा है। अमूमन तभी ऐसा होता है जब पुल बनाने में धांधली की गई हो, करप्शन की गई हो, जितना सीमेंट बालू की जरूरत हो उससे ज्यादा मात्रा में सीमेंट कम और बालू ज्यादा हो, तब ऐसा होता है कि पुल गिर जाता है। बिहार में कई सारे पुल गिरे और सारे करप्शन हुए थे सब में। तो किसी बहाव से या उससे नहीं गिरे, वो करप्शन की वजह से गिरे। तो ये एक पॉइंट हो सकता है कि वहां से अवैध खनन हो रहा हो, रेत निकाली जा रही हो, और इतनी रेत निकाल ली गई कि भाई उसका तल जो है, वो पिलर जो है वो संभल नहीं पाया और पिलर निकल गया वहां से। क्योंकि जब पानी भी आएगा तो भाई उससे टकराएगा तो फोर्स होगा, और नीचे अगर उसका बेस मजबूत नहीं है, ढंग से मिट्टी से या रेत से वो क्लियर नहीं है, तो एक्सपोज हो जाएगा, तो वो तो निकलना ही। चटगांव आजाद होकर भारत में शामिल होगा इंशाअल्लाह। उसके बाद सकल बिकल ने लिखा है कि जितनी जल्दी हो सके चटगांव को भारत से जोड़ा जाए। उसके बाद बी बर्मन ने लिखा है कि स्वतंत्र चटगांव चाहिए। उसके बाद अमर आकाश ने लिखा है कि चटगांव भारत का हिस्सा है। उसके बाद देवजीत दास ने लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश हमने ही बनाया है और हम ही इसे टुकड़े करेंगे। उसके बाद अमरोयल ने लिखा है कि धन्यवाद एकुशे टीवी को, हमारे फेनी की रक्षा के लिए इस मुछापुर क्लोजर की मरम्मत करने की जोरदार मांग करते हैं। उसके बाद कंट्री साइड ने लिखा है कि सेना प्रमुख को बर्खास्त कर न्याय के दायरे में लाया जाए। उसके बाद शकील अहमद ने लिखा है कि सरकार को फेनी की ओर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद क्रिएटिव डॉट्स बाय बासाब ने लिखा है कि मैं चटगांव से हूं और हम किसी भी तरह बांग्लादेश के साथ नहीं रहना चाहते। जल्द ही हम अपने खून की कीमत पर भारत के साथ जुड़ जाएंगे। कृपया हमारी मदद करें, हम चौथे सबसे बड़े आर्थिक देश भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। उसके बाद आलोकदास महंत ने लिखा है कि तो क्या बांग्लादेश का भी चिकन नेक है? असल में बांग्लादेश के दो चिकन नेक हैं, एक रंगपुर और दूसरा फेनी।
उसके बाद 2024 ने लिखा है कि इसका समाधान बहुत जल्दी किया जाए, नहीं तो ये इस क्षेत्र के लिए और भी बड़ी मुसीबत लेकर आएगा। उसके बाद लाइफ इज ब्यूटीफुल ने लिखा है कि क्या कह रहे हैं, यूनुस के विकास की छुअन से तो आप लोग उन्हें 5 साल और चाहते हैं, बताइए तो क्या। चलिए, कमेंट्स तो हमने सुन लिए और ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। दो बातें कमेंट्स में दिख रही हैं। जो चटगांव का इलाका है वो कह रहा है कि हम जी भारत के साथ मिलेंगे। शायद जहाँ तक मुझे याद है कि वो ट्राइबल एरिया है और वहाँ पर हिंदूज ज़्यादा हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और पहले भी वहाँ पे ऐसी बातें हुई हैं कि भाई हमें भारत में मिल जाना चाहिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात हुई है ना कि यहाँ पर 2 चिकन नेक हैं बांग्लादेश के, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो जितने भी ये कंगलू हैं जो कहते हैं कि चिकन नेक पर हम कब्जा कर लेंगे, 7 सिस्टर्स का ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो तो बाद की बात है। तुम पहले अपने चिकन नेक को बचा पाओगे? जाकर देखो। देखिए, द वीक की रिपोर्ट है, इसी साल की रिपोर्ट है, मई की। बांग्लादेश 2 चिकन नेक्स explained how North Bangladesh corridor and Chittagong corridor put Dhaka in a vulnerable position. तो मोहम्मद यूनुस को जब भी वो बात करता है ना चिकन नेक और नॉर्थ ईस्ट के हमारे राज्यों की, तो मोहम्मद यूनुस को याद रखना चाहिए कि 2 चिकन नेक उसके ऑलरेडी हैं। तो अपने 2 चिकन नेक वो भूले मत। और वो जो 2 चिकन नेक कौन कौन से हैं बताता हूं मैं आपको। ये देखिए, ये है मैप, देख रहे हैं? तो ये है बिहार का पूर्णिया और इधर मेघालय, और ये बीच में जो आपको येलो लाइन से दिख रहा है, ये 2 डॉट्स के बीच में 83 किलोमीटर का एरिया है। ये रंगपुर डिस्ट्रिक्ट आता है। ये चिकन नेक है। ये अगर इंडिया ने कर दिया तो ये चिकन नेक कट जाएगा पट्टे से, पूरा रंगपुर चला जाएगा उधर से, ठीक है। दूसरा जो नीचे है, जो चट्टग्राम वाला इलाका है, वो है, इधर है हमारा त्रिपुरा और मिजोरम। तो इधर से अगर हमने काट दिया है, और इधर बे ऑफ बंगाल है, तो इधर से हमने काट दिया तो ये पूरा इंडिया का हिस्सा हो जाएगा। ये 22 किलोमीटर का है। और ये नक्शा पता है किसने दिया था? ये नक्शा दिया था इन भाई साहब ने। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, बहुत सारे लोग आप इनको जानते हो। ये असम के सीएम है मौजूदा, हेमंत बिस्वा शर्मा। ये इन्होंने दिया था और ट्वीट में दिया था। और ट्वीट में उन्होंने साफ साफ मेंशन किया था कि जो लोग हैबिचुअली थ्रेट कर रहे हैं भारत को कि चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर, उनको ये फैक्ट याद रखने चाहिए। नंबर 1, बांग्लादेश के भी 2 अपने चिकन नेक्स हैं और दोनों वल्नरेबल हैं। दूसरा पॉइंट, जो पहला है वो नॉर्थ बांग्लादेश कॉरिडोर में दक्षिण दिनाजपुर से साउथ वेस्ट गारो हिल्स के बीच है 80 किलोमीटर। कोई भी डिसरप्शन अगर होगी यहां पर तो ये कंप्लीटली आइसोलेट हो जाएगा एंटायर रंगपुर डिवीजन फ्रॉम रेस्ट ऑफ बांग्लादेश। मतलब जो पूरा रंगपुर डिवीजन है वो बांग्लादेश से अलग हो जाएगा। थर्ड पॉइंट उन्होंने दिया है कि सेकंड जो चिकन नेक है वो 28 किलोमीटर का चिटगांव कॉरिडोर है, जिसकी बात चल रही थी कमेंट में भी। ये साउथ त्रिपुरा और बे ऑफ बंगाल के बीच में है। और बे ऑफ बंगाल पर तो हमारा ही है ना, और उधर त्रिपुरा हमारा ही है। तो इट इज द ओनली लिंक बिटवीन बांग्लादेश इकोनॉमिक कैपिटल एंड पॉलिटिकल कैपिटल, वो निपट जाएगा। तो उसमें उन्होंने कहा है कि मैं सिर्फ आपको ये जियोग्राफिकल फैक्ट जो है वो आपके सामने पेश कर रहा हूं कि किसी को भी अगर भूलने की बीमारी है वो इसको याद रखे। और जैसे कि भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, हमारी जो नेबरिंग कंट्री है उसके पास भी 2 नैरो कॉरिडोर्स हैं, तो इसको याद रखना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है कि कंगलुओं को याद रखना चाहिए कि पहले अपनी धोती बचाओ, सामने वाले की धोती खोलने के चक्कर में मत रहो, वरना तुम ही नंगे होगे। तो 2 चिकन कॉरिडोर तुम्हारे भी हैं और वो ज्यादा वल्नरेबल है हमारे से, और तुम लोग की औकात भी नहीं है रोक देने की। तो जब हम अपनी करनी पे अगर आ गए ना, अगर दादागिरी दिखाने पे आ गए तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तुम्हारे बड़े भैया पाकिस्तान कुछ कर ना पाए, उनका तो पानी पर हम काम कर ही देंगे, कर दिया है हमने। बाप बाप चिल्ला रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं कि भैया कर लो कर लो कर लो। तो कंगलुओ तुम्हारी औकात नहीं है। सुन के बहुत सारे बांग्लादेशियों को बुरा लग रहा होगा, बुरा लगना चाहिए, क्योंकि बुरा लगेगा तो शायद तुम लोग दिमाग का इस्तेमाल करोगे, और दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो रियलिटी को देख पाओगे। और रियलिटी यही है
कि तुमसे ना हो पाएगा। तो इसलिए शांत रहो, अपने देश को देखो, अपने देश के लिए काम करो, दूसरों के मामले में टांग अड़ाना बंद करो जब तुम्हारी औकात ना हो। दोस्तों, आप क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए, और जिन दोस्तों ने अभी तक डीडी रेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो वे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बीच बीच में मैं याद दिलाता रहता हूं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो ये दोस्तों वीडियो भी खत्म। बाकी बातों की तरफ मैं आता हूँ। मैं एक चीज़ मैं ना नोट कर रहा था लोकसभा की बातों से, यार जो कंट्री इनके खिलाफ जाता है वो शैतान हो जाता है। वो शैतान कैसे हो जाता है? खिलाफ मतलब कि इनके मफादात के साथ नहीं चलता, वो गलत कैसे हो जाता है? अब ये यूनुस को शैतान हो जाता है, जाहिर बात है। यूनुस को लाने वाले तो अवाम ही है ना। अवाम उठ थे, अवाम उठ कर ये जो क्या नाम है इसका, हसीना वाजद, इसकी मतलब सख्ता पलट दी थी। तो यूनुस को अवाम लेकर लाए। हालांकि बच्चा तो उसने कहा एक दो मतलब इनकार किया था कि मैंने नहीं बनना, तो अवाम ने बिठाया था। अब वो अवाम की मांगों के मुताबिक फैसले कर रहा है, वो शैतान कैसे हो गया? इंडिया के मांगों के मुताबिक फैसले नहीं कर रहा ना, इसलिए शैतान हो गया। इंडिया के मांगों के मुताबिक हसीना वाजद फैसले कर रही थी, वो ठीक थी। यही आप समझ लेना, जैसे ईरान में पहले रजा शाह पहलवी था, हाँ, वो इनकी वेस्ट फेवर में था, वेस्ट की और इजराइल की, तो वो अच्छा था। जो खामनाई है ये उनके अगेंस्ट है, अपने अवाम की कह लें कि उम्मीदों पर पूरा उतर रहा है, तो ये उनको अच्छा नहीं लगता। तो यही बात है कि जो इंडिया के हक में होगा वो उनके लिए अच्छा होगा, और जो उनके अगेंस्ट होगा वो गलत होगा, शैतान होगा, जैसे आलोक सर भी कह रहे हैं। तो ये चलता है, ये होता है भाई, ऐसे ही है। हिपोक्रेसी से कहते हैं, इसे हिपोक्रेसी कहते हैं। चलें, हाँ, उनके कामों से आप इख्तलाफ कर सकते हैं भी, उसके काम नहीं, वो ठीक नहीं, हमारे साथ उसके कह लें कि ताल्लुकात ठीक नहीं, या हमारे जो रवाबत है उनके साथ बेहतर नहीं। अच्छा, ये इससे इख्तलाफ जो बांग्लादेश ने इंडिया का चिकन नेक कब्जा करने की धमकी दी थी ना यूनुस ने, तो सारी बात है आगे इंडिया ने भी मैपिंग सारा कुछ किया हुआ है। तो इंडिया का भाई आप हमारा एक चिकन नेक करेंगे कि नहीं करेंगे, वो एक अलग सीन है। हम आपको 2 चिकन नेक काट देंगे। वो एक बताया इधर 80 किलोमीटर एक, 22 किलोमीटर एक, मिजोरम क्या वो बता रहे थे। तो भाई जैसी करनी वैसी भरनी। ये वही बांग्लादेश है जिसको बड़ा अच्छा मानता था इंडिया। इंडिया कहता था ये तो बड़ा अच्छा मुल्क है, ये हमारा सपोर्टर है। अब वो बिल्कुल बुरा हो गया। चलो वक्त की बात है, वक्त बदल तो देर नहीं लगती। हो सकता है कुछ चंद सालों में, चंद महीनों के बाद फिर अच्छा हो जाए, जब वो उधर ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जो इंडिया की जीत गाने लग जाए। यार कनाडा और इंडिया की समझ लो। हाँ, जैसे कनाडा में जस्टिन ट्रूडो था, तो तब इनके आपस में क्या तब रंजिशें थी। वो जी टेररिस्ट कंट्री है कनाडा, ऐसा है कनाडा वैसा है। अब वो नया कार नहीं आया है, तो उसने मोदी का वेलकम किया, अच्छी बात है। अब जी बड़ा अच्छा बंदा आया, बड़ा अच्छा कंट्री होने जा रहा है, हमारे मुल्क ये हो रहा है नहीं। अच्छा, लोग सर तो बोल रहे हैं कि ये शैतान है मोहम्मद यूनुस, जो है ये बांग्लादेश की आवाम को, बांग्लादेश को डुबोएगा। अमेरिका क्या तो गिरवी यार डुबोएगा तो वो उनकी आवाम डूबेगी ना, इंडिया की थोड़ी डूबेगी। असलम भाई अगर डूबेगी तो बांग्लादेश की आवाम डूबेगी। ये जो हसीना वाजद है उससे भी बुरा है ये इंसान। मैंने कभी पता सर्च की नहीं, इसलिए मैं इस पर बोल नहीं रहा। नहीं, असल में हसीना वाजद जो है उसको भी अवाम ने भगाया है, यहाँ से भागी है, यहाँ से निकली है। उसके बाद ये बंदा जो है ये अवाम लेकर आई है। लेकिन नो डाउट इंडिया ने बांग्लादेश की मदद बड़ी की है, ये इसमें कुछ ये हकीकत जो बातें सही है ना। 1971 में बहुत किया है, उस कोई भी नहीं बाद करता। में भी करते रहे, बाद में भी करते रहे। फ्लड्स आए हैं या कभी कोई थ्रेट आया ये अपना बांग्लादेश को, इंडिया अपना करता रहा। वैसे इंडिया की बहुत वीक पॉइंट है वो चिकन नेक। अगर उधर से पहली बात ऐसा होने वाला नहीं, सपोज कर लें कि अगर उधर से इंडिया को वो कंट्रोल कर लेता है, क्या नाम है, बांग्लादेश,
तो काफ़ी हिस्सा इंडिया का अलग हो जाएगा। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती है इनकी कि पहले जो बांग्लादेश था इसकी फेवर में था, अब इसके अगेंस्ट क्यों चला गया? एजेंसीज काम करते हैं इसलिए भाई, ये सारे महारात ऐसे ही है ना, जैसे इमरान खान का तख्ता पलट किया गया था, क्योंकि इमरान खान जो वेस्ट था उनकी जो उम्मीदों के खिलाफ नहीं, लेकिन ये भी है ना कि चले हुकूमतें तो खिलाफ होती हैं एक दूसरे के, लेकिन इस दफ़ा जो है ना मैं देख रहा हूँ कि अवाम जो है ना बांग्लादेश की वो भी इंडिया के काफ़ी अगेंस्ट है, अगेंस्ट है काफ़ी अवाम जो है। चले हुकूमतें तो होती हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा है, हैरत भी होती है कि 1971 में कोई भी जो कंट्री है ना वो अपने सर पे किसी दूसरे कंट्री की लड़ाई जो है ना, युद्ध जो है वो नहीं डालता, लेकिन इंडिया ने किया, उसने साथ दिया और उसके बाद इनको सारा कुछ दे के आज़ाद फतह करवाने के बाद आप खुद वापस चले गए। हालांकि कब्जा भी कर सकते थे, उखाड़ भी नहीं सकते थे बांग्लादेश वाले कुछ उसका, लेकिन उसने भाई लड़ाई लड़ी अपने जोर पे और इसको आज़ाद करवा कर बांग्लादेश को दे दिया। और आज जब बांग्लादेश वाले इंडिया को ऐसे आंखें दिखाते हैं, लड़ते हैं, तो मुझे हैरत इस बात पे होती कि यार इनमें इतना ज़्यादा कह लें कि नफरत रंजिश क्यों आ गई है, वजह क्या है? ये सवाल मेरा भी है, मुझे भी नहीं समझ आ रहा। चलिए हसीना वाजद तो थी ना प्रो इंडिया, लेकिन ये जो है अवाम कैसे खिलाफ? हाँ, अवाम का नहीं समझ आ रही। हाँ, मैं ना अगर पाकिस्तानी अवाम तो हम कहते हैं कि इंडिया की अवाम से हम नफरत नहीं करते, चले हुकूमतें जो है वो आपस में उनका जो भी है रंजिशें हैं, नफरत है, जो भी है, लेकिन मोस्टली जो हमारी जनता है ना वो इंडिया से नफरत नहीं करती, इंडिया की अवाम से। तो ये क्यों, इसमें क्या वजह ऐसी हुई है कि ये इतना ज्यादा आगे चले गए नफरत में? भाई को इस सवाल का जवाब पता नीचे कमेंट में जरूर बताना कि बांग्लादेशी अवाम इंडिया के अवाम से या इंडिया के लोगों से नफरत क्यों करना लग गया है। मिलते हैं वीडियो में नाटक साथ, ठीक है।